नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के दौरान धामी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों व पेयजल लाइनों को दुरुस्त करने के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही सीएम ने मानसून के दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल और बिजली लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने और पुनर्निर्माण हेतु समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उधर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर हजारों आंदोलनकारी महिलाएं और पुरुष आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उस समय की तत्कालीन सपा सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद के इसी रामपुर गाँव में इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए थे। इस दौरान बहुत सी महिलाओं के साथ आपको बता दें कि जातियां भी की गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इन शहीद आंदोलनकारियों की याद में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर एक शहीद स्मारक बनवाया गया था। बस तब से लेकर आज तक हर 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां आकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। आज रामपुर तिराहा कांड को पूरे 30 साल हो गए हैं। इसी क्रम में आज भी सबसे पहले शहीद स्मारक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन शहीदों को याद कर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मुजफ्फरनगर से सदर विधायक व मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। तो रामपुर तिराहा कांड की बरसी आज है। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था। राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। गोलीकांड में 7 लोग शहीद हुए थे। 16 महिलाओं के साथ रेप का भी आरोप लगा। गोलीकांड का मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली ये आंदोलनकारी जा रहे थे। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था। सबसे पहले तो राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उन सभी बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उसमें हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये दिन वास्तव में, जैसा अभी कपिल देव जी कह रहे थे कि ये दिन वास्तव में हमारे लिए बड़ा दुख का दिन होता है। आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष हुआ, और मैं भी बहुत छोटा था उस समय। मैंने देखा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ और बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और 7 लोग वहां पर शहीद हुए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले
कर्तव्यनिष्ठ व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि गांधी जी का जीवन और दर्शन हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। शिक्षा और सामाजिक सुधार के महत्व पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती हमें उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करती है। वहीं मसूरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति और पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर उनके द्वारा देश की आज़ादी और देश के विकास में किए गए योगदान को याद किया। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, वहीं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती हम मना रहे हैं। वहीं आज मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था कि शहीदों को भी हम नमन कर रहे हैं। और वास्तव में महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। आज वहीं आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो का गायन भी किया। अपने संबोधन में मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि हर साल आज के दिन हम 2 महान नेताओं को याद करते हैं। राष्ट्रपिता के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है, जिससे हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि गांधी शास्त्री की विचारधारा को अपनाएं। देश का जो माहौल है, एक तरफ गांधी और शास्त्री की विचारधारा है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। देश की वर्तमान पीढ़ी को ये समझना होगा कि हमें महात्मा गांधी और शास्त्री के अनुयायी बनकर चलना होगा या देश का विभाजन करने वाली नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना होगा। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से महात्मा गांधी और शास्त्री को नमन करता हूं और उनके चले हुए विचारों के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देहरादून में 2 अक्टूबर को देसी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने बताया कि गांधी जयंती पर ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसके चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं अगर कहीं भी शराब की दुकान खुली पाई जाएगी तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी यहां पर दिए गए। तरफ से कल समस्त दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी, आदेश जारी कर दिए गए। और कहीं भी अगर कुछ शिकायत जैसे मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसमें जो मुकदमा संबंधित के खिलाफ अगर शराब बेचता पकड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा। हमारी तरफ से कल समस्त दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी, आदेश जारी कर दिए गए। और कहीं भी अगर कुछ शिकायत जैसे मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसमें जो मुकदमा संबंधित के खिलाफ। उधर हरिद्वार में गांधी जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के दौरान जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें भविष्य में
इनका पालन करने का आग्रह किया गया। तो परिवहन विभाग का यह अभियान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम रहा। उधर मानसून थमते ही यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिवस 30 सितंबर को 20,497 श्रद्धालु चारधाम दर्शन को पहुंचे थे। इनमें केदारनाथ धाम में सर्वाधिक 7,350 तीर्थयात्री पहुंचे। अभी तक के पूरे यात्रा काल की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो करीब 38 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शनों को आ चुके हैं। अब दूसरे चरण की यात्रा जोर पकड़ गई है। अक्टूबर और नवंबर महीने में भी यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। 30 सितंबर को हेमकुंड और गोमुख समेत 22,244 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचे। इनमें केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ में 6,811, गंगोत्री में 3,619, यमुनोत्री में 2,717, हेमकुंड में 1,632 और 115 श्रद्धालु गौमुख पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सुगम, सुरक्षित, सुलभ और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। राज्य में आज जिस तेजी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें यात्रा व्यवस्थाओं को और विस्तार देना होगा। तो ये 4 तस्वीरें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 38 लाख पार कर गया है। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में भी भारी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए लोगों ने पंजीकरण कराया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कब कब चारधाम के कपाट खुले। केदारनाथ धाम की बात करें तो 10 मई को, बद्रीनाथ धाम 12 मई को कपाट खुले, यमुनोत्री धाम के 10 मई को और गंगोत्री धाम के भी 10 मई को कपाट खोले गए थे। अब कब बंद होंगे चारधाम के कपाट, ये भी आपको बता दें। केदारनाथ धाम 3 नवंबर, बद्रीनाथ धाम 21 नवंबर, गंगोत्री धाम 2 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 31 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। उधर चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के अनुसार प्रतिदिन 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके। द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है, जिससे कि हरिद्वार और अन्य जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर तीर्थ यात्रियों को, पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़े। शासन प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जो गलतियाँ पिछली बार हुई हैं, पिछले सीजन में हुई हैं, वो उनको हम बिल्कुल न्यूनतम तक लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। के द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक तो यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। दरअसल सीएम धामी ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिया है, जिसे लेकर संजू डोभाल ने आभार जताया है। विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी, जिसकी पहली किश्त जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीज़ें हमने उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है, बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, तो आज श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया है। आज पितृ अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में श्रद्धालुओं ने पिंडदान और तर्पण किया। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के लिए पूजा पाठ भी किया। कहा जाता है कि नारायण शिला मंदिर में पितरों का तर्पण करने से अशांत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानकारी के मुताबिक हर साल अमावस्या पर न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग अपने पितरों के लिए यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। आज के लिए माफी चाह रहे, थोड़ा जल्दी कर लो, थोड़ा आज। उधर हरिद्वार में जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह ने हर मिलाप मिशन के तहत जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिंद्र सिंह ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उनसे स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों को लेकर जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और विभिन्न उपकरणों की वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने शौचालय में गंदगी मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की। देखिए, आज हर मिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है, उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है, जो लगा निरीक्षण किया गया है, इनकी ओटी का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है, जो नया 200 बेड का बना हुआ है, इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा। इसमें शिफ्ट किया जाएगा। जर्जर बिल्डिंग है, कभी कोई बात हो सकती है और उसका निरीक्षण भी हो चुका है। निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया भी उसकी है, तो जल्दी ही हम लोग इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो हमने देखी हैं, एक तो मतलब टॉयलेट की साफ सफाई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं पाई गई है। और दूसरा, जो ये पेमेंट ले रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, केवल ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होना ही चाहिए, हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर कराएं ताकि आम पब्लिक को सुविधा मिले। बाकी कोई चिकित्सक वगैरह। उधर पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसके बाद नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया और विजय जुलूस निकाला। जानकारी के मुताबिक बीजीआर परिसर पौड़ी में ठीक 24 साल बाद छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी संगठन की छात्रा ने जीत दर्ज की है। छात्रा अभिरुचि नौटियाल ने एनएसयूआई के राजकुमार नेगी को 46 वोटों से हरा दिया। जीत हासिल करने के बाद सभी विजेता छात्रों ने जश्न मनाया। मैं सबसे पहले तो अपने छात्राओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, और मैं ऐसे ही छात्र हित के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि पौड़ी जो परिसर है, इसमें 24 सालों के बाद एक महिला हमारी बहन यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आई है। पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सोशल मीडिया से और भी अन्य माध्यमों से हमको बहुत समर्थन यहाँ पे प्राप्त हुआ, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तराखंड के बड़े बड़े मशहूर लोगों के द्वारा भी लगातार एक बहन का इतना हौसला अफजाई की गई है कि जिसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी है। और एक विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता होने के नाते मैं खूबी जानता हूं कि अब विद्यार्थी परिषद से छुट्टी बहन जो अभिरुचि है वो यहाँ पे आ चुकी है। जिलाध्यक्ष होने के नाते भाजपा युवा मोर्चा की मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद का जो लक्ष्य है कि हर एक कैंपस में ऐसा वातावरण बनाना कि जिसमें पढ़ाई और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए छात्र को जूझना ना पड़े, और जो वातावरण है वो पढ़ाई का हो, इसके लिए और राष्ट्रभक्ति
और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के अब ये कैंपस आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं संदीप चौधरी सह सचिव पद के लिए मनोनीत हुआ हूं और मैं सर्वप्रथम छात्र शक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एनएसयूआई के सर्वोच्च पदों पे जो हमारे नेतृत्व में मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और छात्र शक्ति ने जो अपना मत दिया है उसके लिए भी मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी विश्वविद्यालय की समस्याएं आएगी, जो भी विश्वविद्यालय के अंदर जरूरतें होगी, उनकी दशा और में हम पूरा कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं हम उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं का निदान करेंगे। देखिए, एनएसयूआई लगातार कई वर्षों से छात्रों के लिए काम करती आई है और उसके फलस्वरूप आज हमारे जो तमाम जो पदाधिकारी जीत करके आए हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं और ये सुनिश्चित करता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो बड़े मुद्दे हैं, हम लोग लगातार जिस तरीके से उन मुद्दों पर लड़ते हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। चुनाव रहा, बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और बहुत शांतिपूर्वक रहा और प्रत्याशी सब अपने अच्छे मतों से विजयी हुए। अध्यक्ष पद पर जो है वो अभिरुचि नौटियाल और सचिव पद पर अमन और सह सचिव निर्विरोध हुए और उस पे साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पे थपलियाल विजयी हुए हैं। सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हैं हम और वो अच्छा आशा है कि विश्वविद्यालय हित में काम करेंगे। करना चाहूँगी पहले तो मैं यहाँ पे सभी उपस्थित जितने भी प्रभारी हैं मीडिया से जो आए हैं, और मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो पहले दिन से मेरे साथ यहाँ पे थी और ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरा पूरा टीम का जीत है। यहाँ पे मुझे सभी भाई बहनों का समर्थन मिला है क्योंकि 24 साल बाद यहाँ पे कोई लड़की अध्यक्ष पद पे उठी है, तो मुझे चाहे वो मेरा सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों का मुझे भरपूर समर्थन मिला है। छात्राओं के हित की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए, जैसे मैंने बोला भी है पहले भी, कि मैं मेडिकल का सुविधा करवाऊंगी और जिस तरीके से यहाँ पे यातायात का है, प्रेम पूर्वक जो वातावरण है यहाँ पे छात्र छात्राओं के बीच, वो सर्वप्रथम रहेगा। मुझे 276 वोट मिले हैं और जो मेरे भाई हैं राजकुमार नेगी, उनको 200। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।